आज इस व्याख्यान में हम सिंथेटिक अप्रियोरी जजमेंट यानी कि संश्लेषणात्मक प्रागनुभविक निर्णय पर डिस्कस करेंगे। कांट से पहले जितने भी दार्शनिक थे, चाहे वो बुद्धिवादी हो या अनुभववादी, दोनों ही यानी कि दोनों ने ज्ञान का दो तरह से वर्गीकरण किया था। एक तो थे कि प्रागनुभविक विश्लेषणात्मक निर्णय और दूसरा था अनुभविक संश्लेषणात्मक निर्णय, यानी कि इनको ऐसे भी कह सकते हैं विश्लेषणात्मक प्रागनुभविक ज्ञान और संश्लेषणात्मक अनुभविक ज्ञान। ये जो प्रागनुभविक ज्ञान है यह अनुभव से स्वतंत्र होता है। इस ज्ञान की प्रागनुभविक ज्ञान की मुख्य विशेषता क्या है? अनिवार्यता और सार्वभौमिकता है, यानी कि इस ज्ञान में अनिवार्यता रहेगी और सार्वभौमिक रहेगा ये ज्ञान। जबकि अनुभविक ज्ञान में अनिवार्यता और सार्वभौमिकता का अभाव पाया जाता है, यानी कि अनुभविक ज्ञान में अनिवार्यता और सार्वभौमिकता नहीं रहती। प्रागनुभविक और अनुभविक ज्ञान के एक तरह से जो भेद है उसको हम प्रॉपरली कब समझ पाएंगे? जब हम विश्लेषणात्मक और संश्लेषण निर्णयों को जान पाएंगे। यानी कि प्रागनुभविक और अनुभविक ज्ञान को समझने के लिए हमें यह समझना जरूरी है कि विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक निर्णय क्या होते हैं। विश्लेषणात्मक निर्णय या विश्लेषणात्मक ज्ञान यथार्थ और नवीन ज्ञान नहीं दे सकता, क्योंकि विश्लेषणात्मक निर्णय के जो विधेय पद है उसके उद्देश्य पद के बारे में कोई नवीन सूचना नहीं देता। विश्लेषणात्मक निर्णयों के विधेय उद्देश्य के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। तो क्लियर है यहाँ पर कि विश्लेषणात्मक निर्णय क्या है? यथार्थ ज्ञान और नवीन ज्ञान नहीं देता। जैसे एग्जाम्पल लें विश्लेषणात्मक है कि प्रत्येक भौतिक पिंड विस्तृत होता है, तो इसमें सीधी सी बात है, इसी के अंदर एक तरह से जो विधेय है वो उद्देश्य में सम्मिलित है कि भौतिक पिंड विस्तृत होना भौतिक पिंड की विशेषता है। क्या है इसका जो विधेय है विस्तृत, ये भौतिक पिंड की एक तरह से विशेषता है, तो इसलिए कोई नवीन ज्ञान नहीं दे रहा। जबकि संश्लेषणात्मक निर्णय क्या होता है? तो संश्लेषणात्मक निर्णयों में विधेय पद उद्देश्य पद के एक तरह से बाहर होते हैं। विधेय उद्देश्य की किसी विशेषता को बताता है जिसका ज्ञान अनुभव से प्राप्त किया जा सकता है। अब इसका एग्जाम्पल है जैसे गुलाब लाल है, तो यहाँ लाल जो विधेय है वो बिल्कुल उद्देश्य से बाहर है और यह उद्देश्य की विशेषता को बता रहा है कि गुलाब क्या है? लाल है। तो गुलाब का जो लालपन है कौन बता रहा है? विधेय यानी कि लाल बता रहा है। तो इस तरह से संश्लेषणात्मक निर्णय यथार्थ और नवीन ज्ञान दे सकते हैं, और जबकि विश्लेषणात्मक निर्णय यथार्थ और नवीन ज्ञान नहीं देते। लेकिन संश्लेषणात्मक निर्णयों को हम निरपेक्ष रूप से अनिवार्य और सार्वभौम नहीं कह सकते। एक तरह से इनके उद्देश्य और विधेय में आपातिक संबंध होता है। कांट ने अपने आलोचनावाद में उद्देश्य और विधेय पर के निर्णयों के ये जो वर्गीकरण किया है इसको चुनौती दी है, और उन्होंने एक नए तरह का ज्ञान बताया है जिसको कहते हैं संश्लेषणात्मक प्रागनुभविक निर्णय। यानी कि जो विश्लेषणात्मक निर्णय है वो प्रागनुभविक होता है और संश्लेषणात्मक निर्णय है वो अनुभविक होता है। तो कांट ये कहता है ये जो वर्गीकरण है ये कोई पूरी तरह सार्वभौमिक नहीं है, और उन्होंने एक नए तरह के निर्णयों की खोज की और वो है संश्लेषणात्मक प्रागनुभविक निर्णय। अब कांट ने ये बताया कि किस तरह से प्राप्त होता है। कांट के समक्ष सबसे प्रमुख समस्या ये थी कि क्या कोई ऐसा निर्णय है संभव है जो यथार्थ और नवीन ज्ञान प्रदान करने के साथ साथ अनिवार्य एवं सार्वभौम भी हो। ये समस्या थी उसके साथ कि यानी कि ऐसा कोई निर्णय होना चाहिए जो नवीन ज्ञान भी दे सके, यथार्थ ज्ञान भी दे सके, और वो अनिवार्य भी हो और वो सार्वभौम भी हो। और कांट के आलोचनावाद की सबसे ज़्यादा यही समस्या है, और कांट कहता है कि ऐसे निर्णय संभव है। कांट ने ऐसे निर्णयों को संश्लेषणात्मक प्रागनुभविक निर्णय कहा है। एक तरह से कांट ने ज्ञान की परिभाषा दी है संश्लेषणात्मक प्रागनुभविक निर्णय। गणित और भौतिकी के क्षेत्र में संश्लेषणात्मक प्रागनुभविक निर्णय पाए जाते हैं और संभव भी है।
कांट के पूर्ववर्ती दार्शनिक जितने भी थे उन्होंने साफ मना किया था कि संश्लेषणात्मक निर्णय यानी कि सिंथेटिक जो जजमेंट है वो प्रागनुभविक नहीं हो सकते। लेकिन कांट कहता है कि सभी संश्लेषणात्मक निर्णय भले ही प्रागनुभविक न हो, लेकिन कुछ निर्णय ऐसे हैं जो संश्लेषणात्मक होने के साथ साथ प्रागनुभविक हो सकते हैं। लेकिन ये समस्या हो सकती है कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स में ऐसे निर्णय कैसे संभव हो सकते हैं। मैथमेटिक्स और फिजिक्स में संश्लेषणात्मक प्रागनुभविक निर्णय को एक तरह से पॉसिबल होना, इनको पाया जाना पॉसिबल लगता नहीं है। लेकिन कांट कहते हैं कि संश्लेषणात्मक प्रागनुभविक निर्णयों में उनके उद्देश्य और विधेय पदों के अतिरिक्त एक तीसरा तत्व भी होता है, तीसरा कारक भी होता है जो उद्देश्य और विधेय के संबंध को तर्कसंगत सिद्ध करता है। कांट के अनुसार यह तीसरा तत्व गणित, भौतिकी और तत्व मीमांसा के क्षेत्र में अलग अलग है। कांट ये कहता है कि संश्लेषणात्मक प्रागनुभविक निर्णयों में, देखो मैंने पहले बताया था निर्णय में दो होते हैं, उद्देश्य और विधेय, लेकिन इसमें उद्देश्य, विधेय और एक तीसरा भी होता है, वो अलग अलग मैथमेटिक्स में अलग होता है वो तत्व, फिजिक्स में वो अलग होता है, और मेटाफिजिक्स यानी तत्व मीमांसा में वो अलग होता है। तो गणित में तो है वो देश और काल, फिजिक्स यानी कि भौतिकी में है वो तत्व बुद्धि विकल्प, और मेटाफिजिक्स के अंदर है वो प्रज्ञा के संप्रत्य, कॉन्सेप्ट ऑफ रीजन। ये तीनों तत्व एक तरह से, ये तीनों तत्व देश काल, बुद्धि विकल्प और प्रज्ञा के संप्रत्य एक तरह क्रम से इंद्रिय अनुभव, तर्क बुद्धि और प्रज्ञा से संबंधित है। कांट ये स्वीकार करता है कि जो प्रागनुभविक रूप से ज्ञात है वही अनुभव से स्वतंत्र, अनिवार्य और सार्वभौम हो सकता है। यहाँ पर वे हुम से भी सहमत है कि जो ज्ञान अनुभव पर आधारित है वह अनिवार्य एवं सार्वभौम निर्णयों का आधार नहीं हो सकता। लेकिन कांट ये स्वीकार नहीं करता कि सभी संश्लेषणात्मक निर्णय अनुभवाश्रित है। उनका दावा है कि विज्ञान के क्षेत्र में ऐसे निर्णय दिए जाते हैं जो अनिवार्य और सार्वभौम होते हैं। एक तरह से यदि ह्यूम के अनुभववाद को हम सत्य मान लिया जाए तो संश्लेषणात्मक प्रागनुभविक निर्णयों की कोई संभावना नहीं हो सकती। ह्यूम ऐसे निर्णयों को परंपराजन और मनोवैज्ञानिक मानता था। मैंने उस वीडियो में बताया भी था कि ह्यूम ऐसे निर्णयों क्या कहता है, एक तरह से साइकोलॉजिकल, बार बार हम जब वो हमारे अनुभव में आते हैं तो हम परंपराजन ऐसे निर्णयों को मान लेते हैं, और एक तरह से वो निर्णय कैसे मनोवैज्ञानिक और परंपराजन है। ह्यूम के अनुसार इन निर्णयों का तार्किक प्रमाणीकरण असंभव है। ह्यूम की इस विचारधारा ने एक तरह से संशयवाद को जन्म दिया था दर्शन शास्त्र में। लेकिन कांट वैज्ञानिक ज्ञान की अनिवार्यता, सार्वभौमिकता और वस्तुनिष्ठता में एक तरह से विश्वास करते हैं। कांट ने संश्लेषणात्मक और प्रागनुभविक निर्णयों के सिद्धांत की स्थापना करके वैज्ञानिक ज्ञान को, जो ह्यूम ने संशयवाद स्थापना की थी, उससे मुक्त कर दिया। अब हम ये देखेंगे किस तरह से कांट ने बताया है कि किस तरह से ये ऐसे निर्णय संभव है। कांट ने 7 और 5 का योग 12 होता है। इस निर्णय को एक विश्लेषणात्मक निर्णय माना, लेकिन बाद में उसने अपनी इस मान्यता को बदल दिया। वह कहता है कि विश्लेषणात्मक निर्णय की परिभाषा उसमें प्रयुक्त प्रतीकों के अर्थ के द्वारा नहीं दी जाती, वह इसे संप्रत्यय, कॉन्सेप्ट के द्वारा परिभाषित करता है। उसके अनुसार 12 का जो संप्रत्यय है केवल 7+5 के संप्रत्यय के द्वारा नहीं प्राप्त होता है। यानी कि जो 12 का संप्रत्यय केवल 7+5 के द्वारा नहीं होता, वो दूसरे के द्वारा 6+6 के द्वारा भी प्राप्त हो सकता है, 4x3 के द्वारा भी हो सकता है, 4x3, 6x2 के द्वारा भी प्राप्त हो सकता है। तो ये जो 6+6, 7+5, 4x3, 6x2 समान रूप से 12 होने का दावा करते हैं, सही भी बात है ये। अर्थात 12 का संप्रत्यय 7+5 के संप्रत्यय में निहित नहीं है। बिना किसी ऐसे बिंब के जो 7+5 के बाहर हो 12 की प्राप्ति नहीं हो सकती। अतः 7+5 = 12 एक संश्लेषणात्मक निर्णय है, और ये अनिवार्य सार्वभौम तो है ही। तो एक तरह से मैथमेटिक्स में क्या हो गया, संश्लेषणात्मक प्रागनुभविक निर्णय की प्राप्ति संभव है, ये कांट ने दिखाया है। अब कांट कहता है कि 7 और 5 तथा 12 के बिंब किसी न किसी देश काल में स्थित होते हैं। इन देश काल रूपी चश्मों के माध्यम से हमारी बुद्धि बाह्य जगत में स्थित वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करती है। गणित के साथ साथ भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में भी संश्लेषणात्मक प्रागनुभविक निर्णय संभव है। अतः यह स्पष्ट है कि तथ्यात्मक निर्णय भी प्रागनुभविक और संश्लेषणात्मक होते हैं। भौतिकी के क्षेत्र में इन निर्णयों की संभावना कारण बुद्धि विकल्प है। उसने बुद्धि विकल्पों को प्राकृतिक जगत के ज्ञान की तार्किक प्रागपेक्षा कहा है। जैसे
प्रत्येक कार्य सकारण होता है। कांट कहता है, कांट के अनुसार जिस व्यक्ति को कारणता के संप्रत्यय का ज्ञान है वह व्यक्ति यह जानता है कि एक घटना दूसरी घटना की पूर्ववर्ती है। सार्थक अनुभव ग्रहण करने के लिए देश, काल और कारणता के संप्रत्ययों से युक्त होना आवश्यक है। हम जिन घटनाओं का अनुभव करते हैं वे देशकाल और तथा बुद्धि विकल्पों के ढांचे के अंतर्गत हमारे समक्ष प्रस्तुत होती है, अतः उनके संप्रत्यय अनुभव सापेक्ष नहीं है। जो व्यक्ति देश का संप्रत्यय रखता है वह जानता है कि देश अनंत और सजातीय है। इसी प्रकार जो व्यक्ति काल का संप्रत्यय रखता है वह ये जानता है काल एक रेखीय क्रम है। तो ये फिजिक्स में भी पॉसिबल है। ये कांट ये कहता है कि मेटाफिजिक्स में भी पॉसिबल है ऐसे निर्णय, लेकिन यहाँ पर कांट ये कहता है कि मेटाफिजिक्स में ऐसे निर्णय संभव नहीं है। तत्वमीमांसी संप्रत्यय जैसे आत्मा, सृष्टि एवं ईश्वर के अनुरूप कोई वस्तु देश काल में स्थित नहीं है, अतः वे एक तरह से असंवेदनीय, मतलब संवेदनीय नहीं है वे, क्योंकि मेटाफिजिक्स जो भी प्रॉब्लम्स है, जो मेटाफिजिक्स जो संप्रत्यय है उन तक हमारा अनुभव पहुँच नहीं है, इसलिए इसमें प्रागनुभविक संश्लेषण का निर्णय संभव नहीं है। इंद्रिय अनुभव के अभाव में उनका ज्ञान संभव नहीं है। हमारे बुद्धि विकल्पों की पहुँच से केवल व्यावहारिक जगत तक है। इससे स्पष्ट है कि संश्लेषणात्मक प्रागनुभविक निर्णयों का सिद्धांत केवल व्यावहारिक जगत पर ही लागू होता है। इस तरह कांट ने सिद्ध करने का प्रयास किया है कि व्यावहारिक जगत से संबंधित हमारा ज्ञान यथार्थ, नवीन, अनिवार्य और सार्वभौम हो सकता है। तो आज हमने इस लेक्चर में ये सीखा है कि जो निर्णय है संश्लेषणात्मक प्रागनुभविक निर्णय, ये मैथमेटिक्स, फिजिक्स में संभव है, लेकिन तत्व मीमांसा में संभव नहीं है।